सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहब, संत रविदास जी, छत्तीसगढ़ की धरती में गुलाम भारत में अपने बेटे को राजा बनाने वाले, मनखे मन खेला एक बरोबर का नारा देने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, ज्योतिबा फुले पटेल साहब, सत्यपति कुर्मी साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, वीर नारायण सिंह जी, संत गाडगे बाबा, भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज के मसीहा मान्य और काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही आज के इस B1 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम साहब, साथ ही मंच में उपस्थित हम भी साथीगण, भाइयों बहनों और 1984 के पहले से लेके बाद में मान्य और काशीराम साहब के साथ चलने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे जो वरिष्ठ गण यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। साथियों, ये जो बाम सेव का कार्यक्रम है, इस बाम सेव के माध्यम से मान्य और काशीराम साहब क्या करना चाहते थे और मान्य और काशीराम साहब ने क्या किया, वाई बाम सेव करके जो बात है उसको जिस तरीके से आप लोगों को हम लोगों ने इतने वर्षों में समझाने का काम किया, यह उसी का नतीजा है कि आप लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में आज माननीय गौतम साहब के सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, मान्य और काशीराम साहब कहा करते थे कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित कर्मचारियों को संगठित करने के लिए जो उद्देश्य है वह क्या है। मान्यवर साहब ने कहा है कि SC ST OBC के जो शिक्षित कर्मचारियों को संगठित करने का उद्देश्य क्या है। तो मान्यवर साहब ने कहा है कि उस पद दलित एवं शोषित समाज जिसमें वे पैदा हुए हैं को दास्ता से समग्र रूप से मुक्त करना। बाम सेव में कर्मचारियों का तात्पर्य केवल शिक्षित कर्मचारियों से है। मान्य और काशीराम साहब बाम सेव बनाते हैं तो कहते हैं कि कर्मचारी जो शिक्षित कर्मचारी ही क्यों, तो मान्य और साहब ने कहा है कि शिक्षित कर्मचारी ही समाज की दास्ता को मुक्त कर सकते हैं, इसलिए शिक्षित कर्मचारी मान्य और साहब ने कहा है। इन पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के केवल शिक्षित कर्मचारियों को ही संगठित करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर साहब ने ऐसा क्यों किया कि इस समाज के केवल शिक्षित कर्मचारियों को ही संगठित करके बाम सेव बनाने का काम किया, क्योंकि हमारे ज्ञानार्जन एवं अनुभव के आधार पर तथा सर्वोत्तम निर्णय की दृष्टि से इन समुदायों के शिक्षित कर्मचारी अपने शोषित पीड़ित समाज में पर्याप्त लाभान्वित होते दिखाई पड़ते हैं। अर्थात शिक्षित कर्मचारी ही ये दलित शोषित समाज के वे लोग हैं जो पर्याप्त रूप में लाभान्वित नजर आते हैं, इसलिए शिक्षित कर्मचारियों को मान्य और काशीराम साहब ने संगठित करने का काम किया है। अतएव हमारे निर्णयानुसार, मान्य और साहब के निर्णय के अनुसार, उनके अपने ही अभागे भाइयों जिनके बीच उन्होंने जन्म लिया है के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए दलित शोषित समाज की मुक्ति हेतु यथाशक्ति त्याग करना अनिवार्य होना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपको और हमको संगठित करने का काम किया है। साथियों, इस जो बाम सेव में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के ही कर्मचारी क्यों हो, मान्य और काशीराम साहब ने कहा है कि पिछड़े वर्ग अर्थात SC ST OBC और माइनॉरिटी समुदाय के ही कर्मचारी क्यों हो। इस पर मान्य और काशीराम साहब कहते हैं कि बाम सेव के झंडे के नीचे दलित शोषित समाज को दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित कर्मचारियों को संगठित करने का निर्णय लिया गया है। केवल ऐसे ही कर्मचारियों को संगठित करने की धारणा हमारे इस दृढ़ विश्वास से पैदा होती है कि स्वावलंबन सर्वश्रेष्ठ अवलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता से खड़ा होना। मान्य और काशीराम साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन इसी को कहा है कि स्वावलंबन सर्वश्रेष्ठ अवलंबन और स्वाभिमान का आंदोलन बिना स्वावलंबन के नहीं चलाया जा सकता। मतलब स्वाभिमान का आंदोलन बिना स्वावलंबन के नहीं
नहीं चला सकते। इसलिए माननीय काशीराम साहब ने हम कर्मचारियों को संगठित करने का काम किया। भारत की सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय इसका पूर्णतः शिकार बना हुआ दिखाई देता है। अतएव जो इस व्यवस्था का शिकार हो चुके हैं उन्हें अपनी बुरी हुई दशा में आवश्यक सुधार लाने और उनके साथ होने वाले अन्यायों को समूल नष्ट करने के लिए अपने आप को एक सूत्र में बांधना होगा। अर्थात आप और हम जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, अपने समाज में जो परेशानी है, जो कुरीति है, जो बुराई है, जो दास्ता है, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए हम सबको एक सूत्र में बंधना होगा, जिसको आप और हम सभी इतने सालों के संघर्ष में एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरीके से मान्यवर साहब का संकल्पना था। हमारा संविधान भी इस तथ्य को स्वीकृति प्रदान करता है कि पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदायों पर सदियों से अन्याय होता आया है। जब भारत का संविधान इस देश में लिखा गया बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार और भारत का संविधान आज लागू है, तो भारत का संविधान भी इस बात को स्वीकृति प्रदान करता है कि सदियों से हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार होता आया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में इन समुदायों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे ऊपर हो रहे दास्ता, जुर्म और अन्याय और अत्याचार को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है। संविधान में ऐसे प्रावधानों के रखे होने के बावजूद सरकार इन समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करे या ना करे, उस पर निर्भर करता है। माननीय और काशीराम साहब ये भी कहते हैं कि भारत के संविधान में हमारे हक और अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन यह उन सरकारों पर निर्भर करती है कि वो हमारे रक्षा और सुरक्षा करें या न करें। अतएव इन समुदायों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपने आप को संगठित करना अनिवार्य हो जाता है और इन शोषित वर्गों के शिक्षित कर्मचारी इस कार्य को पूरा करने के लिए अत्यंत उपयुक्त दिखाई देते हैं। माननीय और काशीराम साहब क्या कहते हैं कि आप और हम इस समस्या के निदान के लिए माननीय और काशीराम साहब को उपयुक्त दिखाई देते हैं, इसलिए उन्होंने इस देश में शिक्षित कर्मचारियों को इकट्ठा करने का काम किया। माननीय और काशीराम साहब आगे कहते हैं कि सन 1950 में संविधान अंगीकरण करने के उपरांत उसमें निहित स्थित प्रावधानों के बावजूद लगभग 25 वर्षों के अंतराल में कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया गया। अर्थात 1950 से लेकर 1975 और 77 तक इस देश में कोई भी ठोस कार्य आपके और हमारे हित में नहीं किया गया। यही कारण है कि इन समुदायों में एक मुखर मनोमाल्य, ग्रीवांश शिकायत रहते आया है। अर्थात जिनकी भी सरकार इस देश में चली 1950 के बाद, उन्होंने हमारे और आपके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाए, नहीं चलाए, इसलिए हमारे वर्गों का इन सरकारों के प्रति विरोध नजर आता है। साथियों, मान्यवर साहब कहते हैं कि इस विद्वेष को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां 1977 के आम चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा किए थे कि हम इस देश में 1977 के आम चुनाव के बाद 3 आयोगों का गठन करेंगे और उन 3 आयोगों में पहला आयोग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और तीसरा अल्पसंख्यक आयोगों का गठन करने का उन्होंने घोषणा किया था। परंतु देश का अभाग्य कि इन 3 कमीशनों के गठन का कुछ भी लाभ अर्जित नहीं हो पाया। 1977 के बाद भी हमें और आपको कोई भी लाभ इन आयोगों के माध्यम से नहीं हो पाया। अतः समाज एवं शासक वर्ग के उदासीन रवैये की ओर दृष्टिपात करते हुए यह आवश्यक समझा गया कि जो इस सामाजिक व्यवस्था के शिकार हैं, अपने हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने आप को संगठित करें। माननीय और काशीराम साहब कहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए आपको और हमको जो शिक्षित कर्मचारी हैं उनको अपने हकों और अधिकारों के लिए संगठित होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय एक एक करके या अलग अलग संगठित होते हैं तो वे अपने हितों को सुरक्षित रखने के योग्य नहीं हो सकते और न ही अपने दुखों का निदान कर सकते हैं।
मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, यदि इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और अल्पसंख्यक समाज अपने अपने हितों के लिए अलग अलग संगठित होते हैं तो भी वो अपने हितों की रक्षा करने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब इस देश में 85% समाज को इकट्ठा करके बहुजन संगठन नामक एक आपके और हमारे सामने संगठन बनाकर पेश करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस संगठन में सारे लोग इकट्ठा होके, चूंकि ये एक संगठन है तो हम संगठित होकर अपने ताकतों को इकट्ठा कर लेंगे तो इस देश में राजपाट अपने हाथ में लेके अपने हक और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर साहब ने सबको एक मंच में लाने का काम किया है। साथियों, आगे मान्यवर साहब कहते हैं कि हो सकता है और न ही अपने दुखों का निदान कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक समझा गया कि सभी सहदुखी भोगी लोग अपने दुखों के समुचित निदान के लिए संगठित हो जाएं। मतलब जो दुखी और सहदुखी लोग हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक के लोग अपने दुखों के निदान के लिए संगठित हो जाएं। यही कारण है कि केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित कर्मचारियों को वाम सेब के झंडे के नीचे संगठित करने का निर्णय लिया गया है। समाज के इन्हीं कारणों की वजह से जो दुखों और तकलीफों को दूर करने के लिए, चूंकि हमारा समाज अलग अलग इकट्ठा ना हो, इसलिए तीनों चारों वर्गों को एक साथ जोड़ के मान्यवर काशीराम साहब ने कर्मचारियों और अधिकारियों को नीले झंडे के अर्थात वाम सेब के झंडे के नीचे संगठित करने का काम किया। साथियों, मान्यवर साहब कहते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही पूरे भारत में बिखरा हुआ समाज, शोषित वर्गों के लोगों ने उस व्यवस्था के खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन करने का काम किया। उत्तर में अलग समाज के लोग, दक्षिण में अलग समाज के लोग, पूर्व और पश्चिम में अलग अलग समाज के लोग संघर्ष करने का काम किया और उसी को आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 और 31 के गोलमेज सम्मेलन में हमारे हक और अधिकार को रखने का काम किया। लेकिन जैसे ही 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वितीय एक्ट लागू हुआ तो साथियों इस देश में खलबली मच गई, क्योंकि हमें अब थोड़ा बहुत हक और अधिकार मिलना चालू हो गया। इस तरह से मान्यवर काशीराम साहब का ये संकल्पना था। साथियों, दलित शोषित विशिष्ट वर्ग का उदय, गवर्नमेंट इंडिया सेकेंड इंडिया एक्ट 1935 में जैसे ही लागू हुआ, इस देश में दलित शोषित समाज अर्थात SC ST OBC वर्ग का उदय हुआ। इस देश में इन वर्गों को संवैधानिक अधिकार मिलने चालू हुए और मिलने चालू हुए तो शिक्षित बनने लगे और शिक्षा के साथ साथ नौकरी चाकरी अन्य माध्यमों में आने लगे। और 1950 के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सारे समाज के लोग SC ST OBC के लोग अपने संवैधानिक अधिकार लेके आगे बढ़ने लगे। साथियों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के वो कथन को मान्यवर साहब ने याद करते हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अपनी वास्तविक चिंतन में उन्होंने कहा है कि मेरी वास्तविक चिंता प्रथम शिक्षा है, मेरी वास्तविक द्वितीय चिंता शिक्षित कर्मचारी हैं और मेरी वास्तविक तृतीय चिंतन इस देश का राजनेता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे प्रथम चिंतन में शिक्षा है, इसलिए उन्होंने शिक्षा में हमें और आपको अधिकार दिया कि यह समाज लिख पढ़ के शिक्षित हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर द्वितीय चिंतन में कहते हैं कि शिक्षा जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने नौकरी का बात कहा कि शिक्षित कर्मचारी इस देश में मेरे समाज में खड़ा हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर का तृतीय चिंतन, इस देश में मेरे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग राजनेता और नेता बन जाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन तीनों को, शिक्षितों को, शिक्षित कर्मचारियों को और राजनेताओं को अपनी सेना कहा। जिस प्रकार इस देश में 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने इन तीनों लोगों को अपनी सेना कहा है। शिक्षितों को सेना कहा है, शिक्षित कर्मचारियों को सेना कहा है, नेता और राजनेताओं को सेना कहा है। और उन्होंने संकल्पना किया था कि ये मेरे 3 सेना किस प्रकार से समाज की रक्षा करेंगे। तो जो शिक्षित रूप में सेना है, शिक्षित सेना है, वो समाज में शिक्षा के रूप में से रक्षा करेंगे। समाज में रूढ़ियों, कुरीतियों, परंपराओं, गलत बातों का प्रवेश समाज में होने नहीं देंगे। अंधविश्वास को अपने घरों में प्रवेश होने नहीं देंगे। ये शिक्षित व्यक्ति मेरा समाज का सेना है, वो सेना के रूप में रक्षा करेगा। क्या आप शिक्षित होकर समाज में कुरीतियों, बुराइयों, रूढ़िवादियों, गलत परंपराओं, अंधविश्वासों के रोकने के लिए क्या आप
ढाल बन के खड़े हो पाए? क्या आप अपने घर में अपनी पत्नी के सामने ढाल बन के खड़ा हो पाए कि वो यदि गलत बातों का व्यवहार करती है, परंपरा को निर्वहन करती है, तो कहाँ पे शिक्षित व्यक्ति होने के नाते उसको मना कर पाए? तो साथियों, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षित सेना कहा है, वो फेल है। हम फेल हो गए, हम सेना नहीं बन पाए। दूसरी तरफ बाबा साहब का वास्तविक चिंतन शिक्षित कर्मचारी का था। शिक्षित कर्मचारी मेरे समाज का रक्षा करेगा। शिक्षित कर्मचारी के पास टाइम है, टैलेंट है, ट्रेजरी है, ज्ञान बांटेगा, बुद्धि बांटेगा, समय देगा, पैसा लगाएगा। क्या यह कर्मचारी इस देश का शिक्षित कर्मचारी के रूप में समाज का सेना बन पाया? साथियों, तो देश का कर्मचारी बन पाया कि नहीं बन पाया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो सेना के रूप में आज खड़ा हुआ है यहाँ बामसेन के रूप में। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ के सेना बाबा साहब अम्बेडकर की उन बात को याद करके आज ढाल के समान इस देश में, इस प्रदेश में समाज के सामने खड़ा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा चिंतन इस देश का नेता और राजनेता, उनके चिंतन में था कि यह देश का नेता सदन में जाके दहाड़ेगा, समाज की रक्षा करेगा, सेना के रूप में ढाल बन के खड़ा रहेगा। लेकिन साथियों, इस देश का नेता और राजनेता खड़ा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन माननीय बहन जी जरूर सदन के अंदर हमारे और आपके लिए ढाल बन के खड़ी हुई थी। साथियों, हमारे सामने माननीय गौतम साहब राज्यसभा में 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, समाज के हक और अधिकार के लिए ढाल बन के सदन में दहाड़े लगा रहे हैं। यह बाबा साहब की संकल्पना पूरा हो रहा है। लेकिन जो अन्य पार्टी से जीत के गए हैं, हमारे समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग, वो लोग समाज के सामने समाज के हक और अधिकार के लिए ढाल बन के खड़ा नहीं हो पाए हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन में आप और हम हैं। इस देश में आप और हम चिंतन में हैं, तो हमें और आपको बाबा साहब अम्बेडकर के 3 चिंतन, शिक्षा और शिक्षित कर्मचारी और राजनेता के रूप में आप और हम जिस कैटेगरी में खड़े हैं, यदि आप शिक्षित हैं तो शिक्षित के रूप में सेना के रूप में खड़े रहिए, यदि आप शिक्षित कर्मचारी हैं तो उस सेना के रूप में खड़े रहिए और समाज की रक्षा करिए। इस तरीके से माननीय और काशीराम साहब का संकल्पना था। छत्तीसगढ़ में माननीय गौतम साहब हमारे कर्मचारी और अधिकारी पूरे जोश और होश के साथ और दृढ़ता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के सेना के रूप में खड़े हैं। माननीय और काशीराम साहब जी के सपनों को पूरा करने के लिए खड़े हैं। आपके दिशा निर्देशों का हमें और इन साथियों को इंतजार है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें उचित दिशा निर्देश प्रदान करेंगे, जिससे हम इस छत्तीसगढ़ में अपनी सेनाओं को और बढ़ा सकें। और जब हमारे सेना बढ़ेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ से आगे यह संदेश पूरे देश भर में जाएगा और पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की सेना खड़ा होने का काम करेंगे। साथियों, इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन को माननीय और काशीराम साहब ने इकट्ठा करने का काम किया। बाबा साहब के चिंतन में शिक्षित था, बाबा साहब के चिंतन में शिक्षित कर्मचारी था और बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन में नेता और राजनेता था। इसलिए माननीय और काशीराम साहब ने उन शिक्षित कर्मचारियों को इकट्ठा करने का काम किया और सेना बनाने का काम किया। और माननीय और काशीराम साहब ने बाबा साहब के वो राजनेता और नेता के रूप में जो चिंतन था, वह नेता और राजनेता पैदा करने के लिए इस देश में संगठन बना के आपको और हमको देने का काम किया कि इसमें से जीत के जाओ और सदन के अंदर समाज के सेना के रूप में खड़े रहो। इस तरीके से माननीय और साहब ने पूरा रचना किया था। साथियों, समय बहुत हो गया है, माननीय साहब को हमें सुनना है। मुझे निर्देश मिला है कि मैं एक संकल्प पत्र भी पढ़ूं और उसके पहले मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि गौतम साहब को यह बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो हमें जिम्मेवारी मिला था, B1 के साथियों को जो आपने जिम्मेवारी दिया था, उस जिम्मेवारी में हम लोग 50% आज सफल हो गए हैं। साहब को आपको इस सभा के बाद आपको उस जिम्मेवारी को हम भेंट करने का काम करेंगे। साथियों, एक शपथ पत्र हमारे साथियों ने तैयार किया है और इस शपथ को आपको मुझे दिलाने के लिए जिम्मेवारी दिया गया है। मैं आपसे चाहूँगा कि इस शपथ में आप मेरा साथ दें। 2 मिनट के लिए खड़ा होने का कष्ट करेंगे। आप सभी से निवेदन है। यह संकल्प पत्र है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि घुट घुट के जीने वालों, ठोकर के खाने वालों,
घुट घुट के जीने वालों, ठोकर के खाने वालों, नहीं पहचाना तूने भीमराव को, जिसने बनाए तेरे बिगड़े बात को और जिसने बसाए तेरे उजड़े गांव को। घुट घुट के जीने वालों, नहीं पहचाना तूने भीमराव को। लेकिन आप लोग पहचान गए हैं, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, माननीय साहब को भी भरोसा है। ये संकल्प पत्र मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी रिपीट करेंगे। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ, उस समाज की स्वाभिमान और सम्मान को प्राप्त करने के लिए असमानता पर आधारित अमानवीय व्यवस्था को समूल नष्ट कर समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय स्थापित करने के लिए और भारत में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के त्याग, समर्पण व मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने दृढ़ संकल्प लेकर अपना समय, अपना बुद्धि और अपना धन यथासंभव देने का वचन देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।